नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जैसा कि अभी आपका जो है 1 अप्रैल को आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, तो नोट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके देखने को मिला आपको, क्योंकि उसका आप देखेंगे तो लेवल क्वेश्चंस का जो है काफ़ी ज़्यादा आपका डाउन था। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सीबीटी मोड में जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है तो इसमें आपका क्या होता है कि लेवल आपका धीरे धीरे आपको बढ़ते चला जाता है। आप सेकंड फेज या थर्ड फेज तक आप देखेंगे तो लेवल आपके क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है और जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसी प्रकार से आपके सारे नोट्स आपका डाला गया है, तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे और जो भी आपका इसके बेसिस पर आपका जो है लेवल का क्वेश्चन आपका बन सकता है इन सभी को आपको कवर कराया जाएगा, ताकि आप जो भी आपका आगे आपका एग्जाम होना है आपका सेकंड फेज हो या फिर आपका थर्ड फेज हो, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट आपका हो सके। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग 80+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है कि कार्बन का अपरूप कौन है, ये आपको पर पूछा है। देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा एनालिसिस करते हुए आपको चलना है, तभी आपके एग्जाम में बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स क्लियर यहाँ पर समझिए आप लोग कि जो कार्बन का हमारा अपरूप होता है ये आपका 2 होता है, जिसमें कि एक आपका हीरा और दूसरा आपका यहाँ पर ग्रेफाइट आपका होता है। सर तो हीरा की बात करेंगे तो हीरा जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, जिसका कि आप वर्तनांक बात करेंगे तो 2.42 होता है। प्रकृति में सबसे शुद्धतम या कठोरतम रूप आपका हीरा होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक या फिर ग्रेड पेंसिल को बनाने के लिए आपका किया जाता है। इतने फैक्ट को यहाँ से क्लियर रखेंगे। पूछा जा रहा है कि कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट, ये आपका दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों क्लियर है आपका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, ये आपको पर पूछा है। देखिए पेंसिल का शीशा या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि ग्रेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों याद रखेंगे ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक, उष्मा का कुचालक होता है, ध्यान रखेंगे। पेंसिल शीशा का किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है। देखिए साथियों कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है, दिया गया तन्यता द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, श्यानता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि कपूर को शुद्ध करने का विधि कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित कौन कौन करता है, तो कपूर करता है, अमोनियम क्लोराइड करता है, नेफ्थलीन करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है कपूर को ही हम लोग कहते हैं नौसादर आपके करते हैं। तो इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि आपने दैनिक जीवन में कपूर को देखा होगा, तो कपूर फ्रेंड्स आपका क्या होता है कि जलाने के बाद द्रव अवस्था में बिना गए सीधे वाष्प पे आपका परिवर्तित हो जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे और पहला सेशन में आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया है ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने के लिए। अगला की बात करेंगे साथियों, तो कहा जा रहा है कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, जबकि धातु पूछेगा तो पहला आपका जो है सिलिकॉन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर आपको धातु पूछा जाता है तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका एल्यूमिनियम होता है। कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, तो ध्यान रखेंगे कि आप पृथ्वी के परत पर सबसे अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व की बात करेंगे तो अगर धातु की बात करेंगे तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, सेकेंड नंबर पर आपका एल्यूमिनियम आता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों 12 बजे मैंने जो है आपको टाइम लगाया था, प्रीमियम लगाया था कि लाइव को लेकर के, तो क्या है कि थोड़ा मेरे गले में थोड़ा जो है अभी प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए क्या है कि जो है मतलब खांसी हो गया है, तो इस कारण से क्या है कि जो है लाइव आपका 12 बजे नहीं हो पाया। तो आप सभी लोग रिकॉर्डेड ही देख लीजिए, और रिकॉर्डेड में क्या है कि बेहतरीन तरीका से आपको डिस्कशन दिया जाता है। तो आप सभी लोग जो है इसको 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आप लोग अटेम्प्ट लेंगे और बेहतरीन तरीका से आप लोग कवर करेंगे। तो ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है और देखिए जिसका सेकंड या फिर थर्ड फेज में एग्जाम कंडक्ट होना है, तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स नोट्स वाले ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है। इस नंबर पर आपको SMS करना है और या फिर आप कॉल करके जो है इंक्वायरी ले सकते हैं, जहाँ से कि क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका जो है 100% आपका सबसे पहले आप लोग मिला लीजिएगा जाकर के। आप सेकंड जो आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ है, सॉरी 1 अप्रैल को, यहाँ से क्वेश्चन आपका हुबहू आपके आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे और यहाँ क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपका डाला गया है
ये सभी फ्रेंड्स आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला गया है, जो कि आपके टू द पैटर्न, और जितने भी मैंने क्या है कि चैप्टर वाइज इसलिए मैंने आपको कवर कराया था, और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता था कि बिहार डीएलएड का अपना पैटर्न है जहाँ से कि क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पूछे जाते थे। इन सभी टॉपिक को मैंने जो है थियोरटिकल आपको प्रोवाइड किया है, तो आप सभी लोग जाकर के रिविजन कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से आप सभी लोग, ताकि बिहार डीएलएड के अंतर्गत बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाएँ। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है आपका, ये आपका ईजी है, तो कटअप कहीं ना कहीं आपको जो है हाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि तांबा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट याद रखिएगा, आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि डीडीटी किससे बनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए साथियों, जो आपका डीडीटी है ये एक प्रकार का कीटनाशक आपके होते हैं, और डीडीटी जो आपका बनाया जाता है ये आपका क्लोरल से बनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डीडीटी किससे बनाया जाता है? क्लोरल से बनाया जाता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है, एग्जाम तक आपको ये क्वेश्चंस आपको याद रहने चाहिए। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है आपका? नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन आपका डी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए पीतल की बात करेंगे तो पीतल आपका कॉपर आपका जिंक का मिश्र धातु होता है, जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे जो है आपका कांसा का, तो ध्यान रखिएगा कांसा अगर पूछा जाता है तो कॉपर और आपका टीन का आपका मिश्र धातु होता है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाता है टाका के बारे में, जिसे हम लोग सोल्डर कहते हैं, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। टाका में फ्रेंड्स आपका जो है टीन और आपका जो है सीसा का मिश्र धातु होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल आपका कॉपर और जिंक का होता है। तो देख लीजिए आप लोग जो है ऑप्शन ए में दिया गया है टीन, जस्ता टीन दिया गया है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जस्ता और तांबा हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर, तांबा को कहते हैं कॉपर और इसको हम लोग कहते हैं जस्ता, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग जिंक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जस्ता मिलाया जाता है। देखिए स्टील को सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो देखिए स्टील को पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका जो है देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है क्रोमियम कार्बन आपका होना चाहिए था, लेकिन चलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका लोहा नहीं होगा, निकेल नहीं होगा, जस्ता नहीं होगा, यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ध्यान रखेंगे। देखिए जंगरोधी बनाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है, जबकि हम बात करेंगे कठोर बनाने के लिए तो क्रोमियम को मिलाया जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है पूछ दिया गया है, ठीक है। बेकिंग सोडा मैंने ऑलरेडी आपको कवर भी आपको नोट्स में आपको कराया था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका जो है 1 अप्रैल को आपको पूछ दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो बेकिंग आपका सोडा होता है, इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो NaHCO आपका 3 होता है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं या खाने वाला सोडा कहते हैं। देखिए एक धोबन सोडा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं Na2CO आपका 3 हो जाता है, 10H2O आपका हो जाता है। इसी में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु होते हैं, तो 10 होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वहाँ पर तो आपका सूत्र पूछा गया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पेट्रोल किसका मिश्रण है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पेट्रोल किसका मिश्रण है। साथियों याद रखेंगे ये आपको दिया गया है कार्बन कच्चा तेल, ये सभी गलत हो जाएगा। पेट्रोल जो आपका होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि पेट्रोल की गुणवत्ता जो है किस आधार पर जांच किया जाता है, तो ऑक्टेन की संख्या से जांच की जाती है, तो ऑप्शन आपका डी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में आपको यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है तो आपका हो जाएगा कच्चा तेल।
ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि कहा जा रहा है कि वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन आपका नहीं होगा। देखिए बताइए आप लोग, 3 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। वेल्डिंग करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप देखेंगे तो कच्चे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी आपका जो है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन जो आपके गैस होते हैं, क्या होता है कि जब सोडियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन बनता है, जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग करने में आपका किया जाता है। तो बी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है, प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए गोताखोर सांस लेने के लिए जो है पूछा जाता है हमारा कि ऑक्सीजन के साथ जो है अन्य किस गैस को ले करके जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि ऑक्सीजन के साथ गोताखोर हीलियम को लेकर के जाता है। क्लियर है आपका, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है। तो देखिए आपका यहाँ पर हीलियम का भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी आपका यहाँ पर जो है दोनों का करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, डॉक्टर जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है। दिया गया है नीला व्हेल, हाथी, जिराफ, गेंडा। सबसे बड़ा अगर स्तनी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीला व्हेल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या था आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीला व्हेल। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे तो आपके सामने है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पक्षियों के अध्ययन की फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो ये आपका कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ये आपका कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ध्यान रखेंगे आप लोग, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, जो मैं हाईलाइटेड करता हूँ प्रश्न, इसको आपको ध्यान रखना है, ये सभी आपका रिपीटेड आपका है। ऑप्शन आपका साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। अगर ज़्यादा आप लोगों के पास समय है तो आपसे लोग प्रीवियस ईयर को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका कहलाता है डेमोग्राफी। देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। डी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है, ये आपको ऊपर बताना है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये आपके हैदराबाद के अंतर्गत है। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक कहाँ पर आपका है, तो ये आपके हैदराबाद के अंतर्गत है। ये साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है। देखिए पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबैक्टोमी। देखिए स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबैक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है बेसेक्टोमी। क्या कहलाता है, बेसेक्टोमी। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है, तो जस्ट भी मैंने आपको कवर कराया है, क्या कहलाता है आपका ट्यूबैक्टोमी। ऑप्शन आपका बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है, ये आपको पर बताना है। एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है, बताइए फटाफट आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा आपका, फ्रुक्टोज हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा। देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा, आयतन, घनत्व, वजन, दूरी। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा, तो आप ध्यान रखना ये आपका हो जाएगा घनत्व। क्या हो जाएगा आपका, घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा, ये आपको पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सोनार किसके द्वारा, कहा जा रहा है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए सोनार जो होता है SONAR होता है, जिसका की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे यह जो है नौ चालकों के द्वारा किया जाता है। किसी प्रकार का नाव अगर समुद्र के अंदर डूब जाता है
तो वहाँ पर सोनार के द्वारा जो है इको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रतिध्वनि को छोड़ा जाता है, पुनः कितने समय बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी वस्तु का जो है स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है और सोनार का प्रयोग जो है नौचालकों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? चांदी का दिया गया है, सोना, प्लेटिनम, जस्ता। देखिए हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है ये आपको बताना है। तो हॉर्न सिल्वर की बात करेंगे तो ये चांदी का है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो ये आपका चांदी होता है, जिसे हम लोग सिल्वर एजी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी। देखिए रेडियो सक्रियता की जो खोज किया गया था ये आपके मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। और देखिए ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि किस तत्व का जो है, किस तत्व में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो टोटल आपका 3 हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको पूछा है। तो ये आपका फफूंदी हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो हमारा पेनिसिलिन होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो फफूंदी से, डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। स्वर्ण कहा जा रहा है कि सफ़ेद स्वर्ण या सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है प्लेटिनम को। किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि द्रव सोना कहलाता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारा, प्लेटिनम, कांच, पेट्रोलियम। देखिए द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो द्रव सोना कहा जाता है आपका पेट्रोलियम को। किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना के रूप में जाना जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaSO4 2H2O आपका हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? देखिए बिहार डीएलएड का प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये आपका जो है मेलानिन के कारण से जो है व्यक्ति का सांवलापन या गोरापन जो है आपका डिपेंड करता है। ये किसके कारण से होता है? तो मेलानिन के कारण से, ये साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? देखिए कॉफ़ी से रिलेटेड कई बार मैंने आपको कवर भी करा दिया है। देखिए कॉफ़ी की साथियों बात करेंगे तो कॉफ़ी का सबसे अधिकतम उत्पादन कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ये कर्नाटक राज्य में होता है। भारत के अंतर्गत फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो कॉफ़ी जो हमारे उगाए जाने वाले होते हैं ये आपके अरेबिका होता है, जो कि कॉफ़ी का एक किस्म आपका होता है। कॉफ़ी में फ्रेंड्स याद रखेंगे कैफीन नामक जो है नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कैफीन में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो जो है कॉफ़ी में कैफीन नामक आपके पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रश्न है कि कॉफ़ी किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूल से। किससे होता है? तो आपका फूल से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो उत्तकों का अध्ययन आपका कहलाता है
हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। जबकि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको ये पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है आपका? ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए बात करेंगे हम लोग प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो साथियों याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोध का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम। जबकि हम बात करेंगे प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका हो जाता है आपका ओम मीटर। जबकि प्रतिरोध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए जो है समुद्र के पानी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कहते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि गैसोहॉल किसका मिश्रण है, ये आपको अगर बताना है। गैसोहॉल की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और इथेनॉल का। ध्यान रखेंगे पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण आपका क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिपीट करेंगे आप लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गैसोहॉल किसका मिश्रण है, तो आपका हो जाएगा पेट्रोल का और आपका इथेनॉल का। गैसोहॉल पूछा जा रहा है तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। डी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बुनसेन बर्नल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। बी हमारा फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। बर्नौली के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नल आपके जो है कार्य करते हैं, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने जो है यहाँ पर 41 क्वेश्चंस को कवर किया है। अभी आपका ये पहला सेशन आपका कंप्लीट आपका हो गया नोट्स का। अब हम लोग चलते हैं अगले सेशन पर। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है नेक्स्ट आपका सेशन आपका कंटिन्यू होता है। तो यहाँ से आप सभी लोग जो है टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीक़ा से सारे क्वेश्चंस को जो है रिपीट करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका विभाजन में जो है मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे आपको पूछा जाता है कि जो पौधा हमारे जिधर से प्रकाश आता है उधर की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होता है। जनरली आपने दैनिक जीवन में भी देख रखा होगा इनको। तो आप सब लोग याद रखेंगे कि जो पौधे में वृद्धि होता है ये किसके कारण से होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण से होता है। जबकि फ्रेंड्स अगर ये बात करेंगे कि पौधे में जो है वृद्धि को किनके द्वारा रोका जाता है, तो एब्सिसिक एसिड के द्वारा रोका जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट याद रखेंगे। पौधे की वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, तो आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। जबकि पौधे में वृद्धि किसके कारण से होता है, तो ऑक्सिन के कारण से होता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। ईमेल का जन्मदाता फ्रेंड्स आपका रे आपका जो है टॉमलिंसन को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो रे आपका जो है टॉमलिंसन को माना जाता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स आपका सिंदूर का जो सूत्र होता है आपका HGS होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा आपका। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो Hg आपका होता है इसे हम लोग कहते हैं पारा, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 80 आपका होता है। पूछा जाता है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका मरकरी पाई जाती है, पारा पाई जाती है। क्विक सिल्वर के रूप में पारा को ही जाना जाता है। पारा का एस कप का होता है सिनेबार। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे थर्मामीटर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर में भी Hg का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग पारा कहते हैं। साथियों अमलगम की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना आप सभी लोग
कि जिन भी कंपाउंड के साथ यानी यौगिक के साथ एक धातु आपके पारा होते हैं, इसे हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं, अमलगम के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ों को क्लियर रखिए। जबकि अधातु की बात करेंगे, कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पर पूछा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। देखिए, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशील समूह कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा विद्युत का चालक है, ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। रबड़ दिया गया है, ये विद्युत का चालक आपका नहीं होता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया आपको शुद्ध जल दिया गया है। तो देखिए, शुद्ध जल जो है जिसका कि pH मान आपका 7 होता है, ये आपका जो है विद्युत का चालक नहीं होते। जो हम लोग दैनिक जीवन में जो हम लोग पानी को पीते हैं, ये आपके शुद्ध नहीं होते, अन्य सारे खनिज लवण मिले होते हैं। इन्हीं कारण से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। तो आपका ए आपका गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। लवण जल फ्रेंड्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत का आपका चालक होते हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वुल्फिया, ध्यान रखेंगे। जबकि सबसे बड़ा फूल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रेफ्लेसिया। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वुल्फिया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग याद रखेंगे कि यकृत जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसके अंतर्गत विटामिन आपका ए संचित होता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए जो आपका होता है, ये सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाया जाता है, जिसका केमिकल नाम आपका रेटिनॉल होता है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे अमाशय का, तो देखिए अमाशय हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन का स्राव आपके अग्नाशय में होता है, और इन्हीं के कारण से जो है क्या होता है कि मधुमेह नामक यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तिल्ली दिया गया है, जिसमें कि आरबीसी का, जिसे आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपका पूछा जाता है कि आरबीसी का जो है 115 से 120 दिन के बाद, मृत्यु के बाद ये कहाँ पर चला जाता है, तो तिल्ली में आपका चला जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। देखिए, विद्युत हीटर के सहायक तत्व कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो जनरली आपने जो है इसमें नाइक्रोम आपने पढ़ा होगा, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत हीटर के सहायक तत्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लेट आपका हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, तो आपका नाइक्रोम आपका हो जाएगा। ये दोनों आपका हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो है क्या होता है कि विद्युत और जो है उष्मा का कुचालक होता है। इन्हीं कारण से इसमें क्या है कि इसके अलावा इसमें आपका अभ्रक का भी प्रयोग किया जाता है, और प्लस आपके नाइक्रोम का किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए, मानव का उद्भव स्थान कौन सा है, तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, मानव का उद्भव स्थान ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैंने नोट्स में कवर करा दिया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करते रहेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपको पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अरस्तु। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपके अरस्तु को ही माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर, कहा जा रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभव कहा जा रहा है कि विभाग है, इसका अल्पतांक कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। यानी देखिए आपको पूछा जा रहा है v बराबर आपका आई आर जो है आपका फॉर्मूला होता है, v बराबर आई आर फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वोल्ट आपको दिया गया है, एम्पियर आपको दिया गया है, अल्पतांक आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अल्पतांक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 पॉइंट आपका जो है 1 एम्पियर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, क्या जा रहा है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। देखिए, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल क्या क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जैविक कृषि की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फसल चक्र आपका हो जाएगा। इसके अलावा मिश्रित कृषि खेती आपका आ जाएगा,
कार्बनिक चक्र आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो उपर्युक्त आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उपर्युक्त में से सभी वाला आपका करेक्ट होता है। अगर रेयर केस में ये क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है तो आप नहीं जानते हैं तो उपर्युक्त में से आपको सभी लगा करके आना है। तो रिपीट कीजिए कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल क्या क्या होता है, तो फसल चक्र, मिश्रित कृषि खेती होता है, कार्बनिक चक्र होता है। ऑप्शन हमारा डी यहाँ से आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है। तो देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, श्वसन जड़ें कौन सा है। और देखिए मैं आपको फिर से कह दूं कि जो आपका सेकेंड और आपका थर्ड फेज आपका कंडक्ट होगा, इसमें क्वेश्चंस का आपको लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रहिए। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए श्वसन जड़ें की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। ध्यान रखेंगे न्यूमेटोफोरस आपका हो जाएगा जो कि श्वसन जड़ें होती है, डी हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। देखिए सल्फ्यूरस जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर पूछा जाता है सीसा संचायक बैटरी या बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4 का किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आपका H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका पूछ दिया गया है, लेकिन इसको कवर कर लीजिए आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आपका फिर से आपका रिपीट किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड आपको जो है फैक्ट आपको कवर कर लेना है। तो वायुमंडल में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 78% आपका जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 21% आपका पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका पाया जाता है। तो इतने चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग 21% जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसमें से हम लोग जो है मात्र 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं, इसमें से हम लोग 17% ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बाकी 4% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं। तो प्रश्न हमारा पूछा गया है, प्रश्न में पूछा जाता है कि जो हमारा 21% मतलब पूछा जाता है कि हमारे छोड़े गए सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी % मात्रा होती है। तो 4% आपका होता है, और इसी में से क्या होता है कि 17% हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो 21%, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे साथियों, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो सभी में देखिए स्क्वायर दिया गया, यहाँ भी स्क्वायर दिया गया, यहाँ भी स्क्वायर, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक नहीं हो सकता है। बाकी मीटर आपका जो है किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ये सभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्क्वायर कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, ये आपको पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा रुबिडियम, ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए चिपको जो आपके आंदोलन है, चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड से संबंधित है, और ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आपका हुआ था, जिसमें कि व्यक्ति पेड़ को पकड़ लेते थे और काटने नहीं दिया जाता था। तो इसी में आपका क्या है कि ये वन बचाओ को लेकर के जो है, मुख्य रूप से पेड़ बचाओ को लेकर के जो है ये आंदोलन था, और ये उत्तराखंड में आपके हुए थे, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आपका हुआ था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑथेंटिक जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका वृक्ष को कटाई को लेकर के जो है बचाना था, वन आप मत लगाइएगा, ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार से आपका प्रिज्म होता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर गुजारा जाता है तो ये भी 7 रंगों में आपका विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग विबजियोर कहते हैं, या फिर बेजी नी हा पी आनाला कहते हैं। तो इसको क्या होता है कि जिस आप सफ़ेद पट्टे पर इसे उतारते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वर्णपट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए। तो बोला जा रहा है कि जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो साथ याद रखेंगे स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका किया जाता है, मेनली आपका प्रिज्म का किया जाता है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल पारमाणविक है, ये आपको पूछा जा रहा है।
देखिए एकल परमाणविक की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। एकल परमाणविक क्या है आपका? हीलियम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मैक्सिमम जो जी का हमारा वैल्यू होता है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के नीचे या ऊपर घटने के कारण से, पृथ्वी के नीचे या ऊपर जो है हटने के कारण से जी के मान में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है और ये आपके जो है कम होते चला जाता है। तो मैक्सिमम आपका जो होता है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को साथियों यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। बोला जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, फिर आपको कहा जा रहा है कि ध्रुव पर सबसे कम होता है। देखिए दिया गया है कि ध्रुव पर सबसे कम होता है, तो ये सब तो यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर फ्रेंड्स आपका सबसे कम होता है। सबसे अधिक की बात करेंगे तो ध्रुव पर आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। देखिए जो अर्थ के रूप में वायर का प्रयोग किया जाता है इसका कलर कैसा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काला होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किस रूप में करता है? तो देखिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब में। ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में जो है परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो वास्तविक प्रतिबिंब में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर जो है सर्वाधिक है? देखिए अल्कोहल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पेट्रोल का जो है अधिकतम होता है। साथियों याद रखेंगे पावर पेट्रोल जो बनाया जाता है इसमें आपका एथेनॉल मिलाया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में जांच किया जाता है। इतने फैक्ट को क्लियर रखेंगे। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? देखिए कौन जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोयला। देखिए कोयला जो होता है ये आपका नवीकरणीय के अंतर्गत आपका आता है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए कहा जा रहा है प्रश्न में आपका कि कौन जो है अनवीकरणीय है जिसे कि पुनः जो है यूज ना किया जा सके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, आपका ऑप्शन आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? देखिए बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो आपका फास्फोलिपिड्स का जो है प्लाज्मा झिल्ली आपकी बनी होती है। ध्यान रखेंगे प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तब अपने साथ क्या लेकर जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा को ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, ऊर्जा को ले जाती है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे अधिक जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है ये आपका रेड का होता है, लाल का होता है। सबसे कम की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका जो है ब्लू का होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ब्लू। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहा जा रहा है कि जल द्वारा परागकण कहलाता है। देखिए जल द्वारा परागकण जो होता है इसे क्या कहा जाता है? देखिए परागकण जो होता है ये कई तरीका से होता है। भौरा के द्वारा भी हो सकता है। आप जैसे मान लिया जाए कि आप पार्क में जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हाथ जो है फूल पर अगर रखते हुए आप घिसते हुए जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि आपका परागण आपका हो जाता है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि जल द्वारा परागण ये क्या कहलाता है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिली कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफिली। बी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधक का काम करता है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधक का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन आपका साथियों जो है 1 अप्रैल को आपका पूछ दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कवर कर लीजिए। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधक का काम करता है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
जिसमें कि देखेंगे तो यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग किया जाता है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में आपका D2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 20 होता है, यानी कि 20 होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कैडमियम छड़ का भी प्रयोग आपका किया जाता है। तो कैडमियम छड़ का जो प्रयोग होता है ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि तरंग के बारे में, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि तरंग के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि प्रकाश तरंग किस तरह का तरंग है। तो ध्वनि तरंग के बारे में बात करेंगे। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्रकाश तरंग के बारे में आपको बताना है। तो देखिए प्रकाश तरंग जो आपका फ्रेंड्स होता है ये आपके अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रकाश का जो वेग होता है मैक्सिमम आपका, ये आपका निर्वात में जो है अधिकतम होता है, जबकि ध्वनि का वेग अधिकतम बात करेंगे तो ये आपका जो है स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम आपका होता है। देखिए बात करेंगे हम लोग प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। दिया गया आपको सभी ऑप्शन सामने। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है जो उल्टा उड़ सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा साथियों आपका? हमिंग बर्ड। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहा जा रहा है कि जलते हुए बल्ब का विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत बल्ब होता है इसमें फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें गैस की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है नाइट्रोजन का किया जाता है, ये तो फिर आपका आर्गन का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, या तो नाइट्रोजन का किया जाता है या तो आपका आर्गन का किया जाता है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये क्या होता है कि फिलामेंट से अभिक्रिया नहीं करता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। तो देखिए जो टंगस्टन होता है इसका जो गलनांक होता है ये आपका 3500 डिग्री जो है सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3000 से 3500 इसका गलनांक होता है। अब देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पर चर्चा हुआ है, तो नाइट्रोजन का पैकिंग सामग्री के रूप में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आपका किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब हमें किस प्रकार के जो है निष्कर्ष देखने को मिलता है। तो आपका हो जाएगा कि यह फैलता है। क्या हो जाएगा आपका? यह फैलता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह आपका फैलता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में किस प्रकार के कवक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पढ़िए आप लोग पहले ध्यानपूर्वक, फिर आपको डिसाइड करना है आंसर क्या होगा। तो देखिए डबल रोटी के निर्माण में आपका जो है जो है आपका सेक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सेक्रोमाइसेस का डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। देखिए साथियों याद रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं DOB। क्या कहते हैं? DOB। इसे हम लोग कहते हैं BOD कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं? BOD कहते हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं BOD, जिसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो नदी में या फिर देखेंगे आप तो तालाब में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति का जांच किया जाता है इसे हम लोग कहते हैं BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो प्रश्न है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा O3 की घुली हुई मात्रा से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। देखेंगे तो क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्लोरोइथिलीकरण के जो है बहुलीकरण से PVC आपका प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं PVC, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है। देखिए शीत रक्तीय प्राणी कौन सा हो सकता है, तो साथ याद रखेंगे ये आपका मछली हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो छिपकली हो सकता है आपका। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका मेढक हो सकता है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सभी। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा हो सकता है, तो इनमें से सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में दिया गया है यहाँ पर आपका कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका फ्रेंड्स कहलाता है शारीरिकी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी कहलाता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला हमारा दिया गया है
कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि एक आपका होता है मीथेन गैस, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, और समृद्ध हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण मीथेन आपका होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। देखिए जो ओजोन परत आपका होता है, ये वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसको अवशोषित करती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से जो हमारे नष्ट हो रहे होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड किरणों को। ठीक है, किसको करता है? तो इंफ्रारेड किरणों को करता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि ओजोन परत को जो हानि पहुंचाता है, इसके लिए गैस जो आपका जिम्मेदार होता है CFC होता है, या फिर आपको फ्रियोन भी आपको दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, फ्रियोन भी दिया जा सकता है। तो आपका जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन होता है, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। साथियों कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि ओजोन परत की मोटाई जो होता है किस में मापी जाती है, तो ये आपका डॉप्सन में मापी जाती है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दमित्री मेंडलीव। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न की शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। शरीर की विशालतम धमनी क्या है, तो आपका हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन आपका जो है सी। यहाँ पर आपको दिया गया है कि शरीर की विशालतम धमनी क्या है। देखिए साथियों आपका गलत हो जाएगा, ये आपको लगाना है एरोटा। क्या हो जाएगा आपका? एरोटा आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एरोटा हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी पूछा जा रहा है, एरोटा आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए हम लोग बात करेंगे कि सौर प्रणाली का आविष्कार जो है किनके द्वारा किया गया था। तो सौर प्रणाली का आविष्कार जो किया था, ये कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जबकि हम बात करेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ये केपलर के द्वारा कहा गया था। जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये किनके द्वारा? तो ये आपके कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। देखिए बात करेंगे हम लोग हॉलमार्क, जो आपके हॉलमार्क चिन्ह होता है, ये किन वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णाभूषण के लिए लगाया जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक आपका होता है एग मार्क होता है। एग मार्क का प्रयोग जो है क्या होता है कि वायुमंडल के जो है अनुकूलित अगर कोई वस्तु होता है जो कि वायुमंडल को हानि नहीं पहुंचाता है, उसमें आपका एग मार्क आपका लगा रहता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इम्पोर्टेंट है आपका, लेकिन इसको मैंने कवर करा दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका पानी का घनत्व आपका अधिकतम होता है। पानी का जो जल का सूत्र होता है H2O आपका होता है। जल एक प्रकार के आपके यौगिक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है फ्रेंड्स, आपको पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका स्पेसीज। ध्यान रहेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है। देखिए कौन सा पादप रोग है जो कि कवक के कारण से नहीं हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कवक के कारण से नहीं हो सकता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग सभी ऑप्शन पर पहले आप, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का मोज़ेक रोग। ये जो आपका फ्रेंड्स आपका होता है कवक के कारण से नहीं होता है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूर्य का सतह का ताप होता है। सूर्य के सतह का ताप कितना होता है, तो लगभग आप देखेंगे तो 6000 आपका जो है केल्विन होता है। 6000 जो है केल्विन आपका सूर्य के सतह का ताप होता है। इसको सेल्सियस में अगर आपको पूछा जाता है रेयर केस में, तो इसमें आप 273 जो है माइनस कर देना। जबकि सेल्सियस से हम लोग केल्विन पर जाते हैं तो हम लोग जो है 273 को ऐड करके जाते हैं। तो प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग अगर देखा जाए तो 6000 आपका जो है केल्विन आपका होता है। तो फ्रेंड सेकंड सेशन में जो आपको दिया गया था सिलेक्टिव क्वेश्चन 50 दिया गया था। तो ये सभी आपके टॉप लेवल का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि क्लास में मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ,
ताकि पहले क्लास आपका एंड हो जाए फिर मैं आपको बता सकूँ। तो ये सभी आपका जो है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी होंगी। सारा आपका बेस्ड ऑन आपका जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्ट करके दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको जो है रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहें। बाकी जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, जिसमें कि डीएलएड के जस्ट बाद आपका बिहार पुलिस और बीएसएससी का आपका ग्रुप चलेगा, तो आप सभी लोग इस नंबर पर एसएमएस करके जो है आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारा चीज़ आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है, एक गाइडलाइंस के तहत आपको चलता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।